मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पहलगाम से सामने आ रही है। पहलगाम हमले में आतंकियों के पास से AK-47 और M4 राइफल्स मिले हैं। आपको बताते हुए चले कि NIA को जंगल से AK-47 और M4 राइफल्स के कारतूस मिले हैं। बताया जा रहा है कि 22 घंटे पैदल चलकर के बेसरंड पहुंचे थे आतंकी। 3 पाकिस्तानी और 1 स्थानीय आतंकी भी इसमें शामिल हैं। हमले के दौरान आतंकियों ने 2 मोबाइल फोन भी छीने थे। बड़ी अपडेट इसमें सामने निकल करके आ रही है। आतंकी हमले को लेकर के ये बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के पास AK-47 और M4 राइफल्स थी। जांच कर रही एजेंसी NIA को हमले के बाद जंगलों से इन हथियारों के कारतूस भी मिले। जानकारी ये भी है कि आतंकी करीब 22 घंटे तक जंगलों में पैदल चलते हुए बेसरंड पहुंचे थे। इस हमले में 3 पाकिस्तानी आतंकियों के साथ 1 स्थानीय आतंकी के शामिल होने की पुष्टि हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। हमले के दौरान आतंकियों ने 1 पर्यटक और 1 स्थानीय निवासी से मोबाइल भी छीन लिए थे। जांच एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क पर जुट गई है। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जहां हाल ही में हुए आतंकी हमले के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया। सदन में हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस दौरान मौन भी रखा गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस दौरान सदन में मृतकों के नाम गिनाते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकी हमले में कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिए हैं और आज पूरा सदन उनके साथ खड़ा है। और वहीं जम्मू कश्मीर पहलगाम आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर विधानसभा के विशेष सत्र में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हम में से कोई भी इस हमले के साथ नहीं है। इस हमले ने हमें अंदर से खोखला कर दिया है। 26 सालों में मैंने पहली बार लोगों को इस तरह घरों से बाहर आते देखा है। कठुआ से लेकर कुपवाड़ा तक शायद ही ऐसा कोई शहर या गांव होगा जहां लोगों ने घरों से बाहर आकर इस हमले की निंदा नहीं की होगी। तो रुख अब बरेली की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने पहलगाम आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये एक दुखद घटना है और सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। धर्मवीर प्रजापति ने भरोसा जताया है कि देश की जनता को सरकार पर विश्वास रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम की घटना में जो चूक हुई उसे केंद्रीय मंत्री रिजिजू पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। होमगार्ड विभाग के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं, चाहे वो उनका वर्दी भत्ता हो, उनके सीधे खाते में वर्दी भत्ता पहुंचना, चाहे दैनिक भत्ता उनका 2 बार माननीय मुख्यमंत्री ने 2 बार दैनिक भत्ता बढ़ाया और 2 बार दैनिक भत्ते बढ़ाने के बावजूद 45 दिन की जो ट्रेनिंग थी वो 90 दिन की। वो ऐतिहासिक काम होमगार्ड विभाग के लिए माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुए हैं। मैं कह सकता हूँ कि चाहे वो होमगार्ड का हमारा जवान हो, होमगार्ड के जवान भी हमारे चुनाव जब आते हैं तो चाहे दिल्ली का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, हिमाचल का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, सभी कई प्रदेशों में हमारे होमगार्ड के जवान जाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर सकारात्मक सोच के साथ होमगार्ड विभाग के लिए हमेशा निरंतर प्रयासरत हैं। होमगार्ड विभाग के और वहीं आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहलगाम अटैक को लेकर के कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सरकार का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि जो निर्दोषों का खून बहाने के लिए जिम्मेदार है उन्हें पानी नहीं मिलेगा। चौहान का यह बयान आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ तीव्र विरोध का संकेत है। कुछ लोग सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं।
जिन्होंने निर्दोषों का खून बहाया है उसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें पानी नहीं देंगे। तो बड़ा बयान सामने आ रहा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम ने पाकिस्तानियों को लेकर के बड़ी बातें कह दी है। पाकिस्तानियों की पहचान कर ली गई है। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा गया है, उन्होंने कहा कि केंद्र के निर्देश पर पाकिस्तानियों को देश छोड़ना होगा। पुलिस ट्रैकिंग कर रही है, जल्द आएगा डेटा। साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानियों पर कार्रवाई तेज है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। फडणवीस ने कहा है कि राज्य में रह रहे उन सभी पाकिस्तानियों की पहचान कर ली गई है जिन्हें केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत देश छोड़ना होगा। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों को ट्रैक करने का काम लगातार जारी है और पुलिस जल्द ही इससे जुड़ा डेटा भी सार्वजनिक करेगी। फडणवीस ने साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानियों पर अब सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। और इसी बीच एक अहम प्रतिक्रिया भी सामने आई। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के बयान को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। फडणवीस ने कहा कि यह बहुत ही असंवेदनशील और मूर्खतापूर्ण बयान है। ऐसा बयान देना हमारे दुश्मनों को बढ़ावा देने जैसा है। देखिए, बहुत ही असंवेदनशील और मूर्खतापूर्ण बयान है। जो वहाँ पर मारे गए, जिनकी हत्या हुई, उनके परिवारजनों ने जो वहाँ पर उपस्थित थे उनके साथ, उन्होंने जो बयान दिया उस बयान को झुठलाना, इससे ज़्यादा उनके परिवार वाले माफ नहीं कर सकते। ऐसा मूर्खतापूर्ण बयान करना एक प्रकार से जो हमारे दुश्मन हैं उनको। रुख अब दिल्ली की ओर करेंगे, जहां पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के बयान पर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को टीका लगाया हुआ है कि देश के साथ हमेशा गद्दारी करने का। वो जब भी बोलेंगे ऐसा ही कुछ बोलेंगे जो देश के खिलाफ हो। इनका नेता दुनिया में कहीं बोले देश के खिलाफ बोलेगा, और इनके नेता दिल्ली या देश में कहीं भी बोलेगा तब भी देश के खिलाफ ही बोलेगा। चलिए देखेंगे। तो कांग्रेस की तो सोच ही रही है, कांग्रेस के तो टीका लगाया हुआ है। कांग्रेस को तो एक ऐसी, माफ करना मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन देश के साथ हमेशा गद्दारी करने का उनकी तो नसों में ऐसे इंजेक्शन लगा दिए गए हैं। वो जब भी बोलेंगे, वो कहते ना मुर्दा बोलू तो खप्पन फाड़ू, ये जब भी बोलेंगे कुछ ऐसा ही बोलेंगे जो देश के खिलाफ हो। इनका नेता चाहे दुनिया में कहीं बोले तो भी देश के खिलाफ बोलेगा, और इनके नेता दिल्ली में कहीं बोले या देश में बोले तो भी देश के खिलाफ। चलिए देखें। आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार जो है बयानबाजियों का दौर शुरू है और एक एक कर कांग्रेस नेता के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस नेता ने आखिरकार बयान क्या दिया था। दरअसल कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने पहलगाम आतंकी हमले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस हमले को लेकर अभी कई तरह की चर्चाएं हो रही है, लेकिन मूल रूप से आतंकवादियों ने 27 निर्दोष लोगों की जान ली है। वडेट्टीवार ने आशंका जताई है कि हमलावरों ने जाति धर्म पूछकर देश में अस्थिरता फैलाने और दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ाने की साजिश रची है। उन्होंने साफ कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान की भारत को नुकसान पहुंचाने की मंशा दिखाई देती है। विजय वडेट्टीवार ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान को अस्थिर करने वाली ताकतों के खिलाफ जो भी कदम सरकार उठाएगी, कांग्रेस पूरी तरह से उसका समर्थन करेगी। ये अतिरेकियों ने किया हुआ भयार हल्ला है, इसके बारे में अभी अलग अलग तरह की चर्चाओं का दौर चल रहा है। मूल रूप से अतिरेकी आए और उन्होंने 27 लोगों की जान लेकर चले गए। किसी ने जात धर्म भी पूछा, किसी ने नहीं पूछा। अगर ये पूछा गया है तो इसका मतलब यही है कि देश को अस्थिर करने के लिए, देश में दो समुदायों को, दो धर्मों को आपस में लड़ाने के लिए और देश का नुकसान करने के लिए उनकी मंशा हो सकती है। हिंदुस्तान में इस तरह टेररिस्ट ने उनको कलमा पढ़ने को लगाना, तो इसके पीछे की पाकिस्तान की राजनीति अपने देश को नुकसान पहुंचाने की है, यही स्पष्ट होता है। इसी को लेकर हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम नहीं होना चाहिए। ये अतिरेकियों ने किया हुआ भयार हल्ला है।
पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के लगातार एफआईआर का भी दौर शुरू है और इसी बीच में हमेशा चर्चाओं में रहने वाली नेहा सिंह राठौर को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लखनऊ में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हजरतगंज थाने में सोशल मीडिया पोस्ट पर केस दर्ज किया गया है। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको एक बार फिर बता दें, हजरतगंज थाने में सोशल मीडिया पोस्ट पर केस दर्ज हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले पर टिप्पणी अब नेहा को लेकर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। विवादित पोस्ट को लेकर नेहा की मुश्किलें बढ़ चुकी है। पुलिस ने साइबर सेल की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। फेमस फोक सिंगर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में नेहा के खिलाफ ये कार्रवाई उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर की गई है। दरअसल नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम आतंकी हमले पर एक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। पुलिस ने साइबर सेल की रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या की ओर, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी के आगामी दौरे के बारे में जानकारी दी है। अजय राय ने बताया कि राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली का दौरा करेंगे और उसके बाद पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी के परिवार के पास जाकर अपनी संवेदना प्रकट करेंगे। ये दौरा उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम माना जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी का ये कदम शहीद के परिवार के प्रति संवेदना और समर्थन का प्रतीक होगा। राहुल जी आ रहे हैं, अमेठी रहेंगे, रायबरेली रहेंगे। उसके बाद वो शुभम द्विवेदी जो शहीद हुए हैं पहलगाम में आतंकवादियों की जो गोली से जो मारे गए शुभम द्विवेदी, उनके परिवार में जाएंगे और उनको जाके अपनी संवेदना प्रकट करेंगे। राहुल जी वक्फ संशोधन कानून को लेकर के बड़ी अपडेट हम आपके साथ अब साझा कर रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून को लेकर के बड़ी खबर, नई याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। बड़ी जानकारी सामने निकल करके आ रही है। सैकड़ों याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहना है। नई याचिकाओं से सीधे इनकार सुप्रीम कोर्ट का रहा। सुप्रीम कोर्ट ने रुख स्पष्ट कर दिया है कि सैकड़ों याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमने 17 अप्रैल को एक आदेश दिया था और हमने कहा था कि केवल 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई होगी, और इसी को लेकर के अब तमाम तस्वीरें वो क्लियर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रुख स्पष्ट है कि तमाम याचिकाओं पर सुनवाई नहीं होगी, और उन्होंने कहा कि हमने केवल 5 याचिकाओं पर सुनवाई की बात कही थी और उन्हीं 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। और वहीं दूसरी ओर छत्रपति संभाजीनगर से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन कानून पर मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। ओवैसी ने कहा कि इस कानून के जरिए मोदी सरकार मुसलमानों की ईमान पर, मस्जिदों पर, दरगाहों पर, इमाम बाड़ों पर एक बड़ा हमला कर रही है। इस कानून का मकसद वक्फ की जायदादों को बचाना नहीं, बल्कि वक्फ की जायदादों को मुसलमानों से छीनना है। हमें उम्मीद है कि ये कानून वापस लेना पड़ेगा। मकसद यही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो एक काला कानून मरकजी हुकूमत बीजेपी और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने बनाया है, उसके खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे मुल्क में एक अवामी एहतजाज के प्रोग्राम को तय किया है, और उस प्रोग्राम के लिहाज से एहतजाजी जलसे हो रहे हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमारे दीगर अपनाए वतन से मुलाकातें भी हो रही हैं, और 30 तारीख के दिन बत्ती गुल का प्रोग्राम है, ह्यूमन चेन का प्रोग्राम है। तो बकरीद तक करीब 6 जून तक इस तरह के अवामी प्रोग्राम पूरे मुल्कगीर पैमाने पर चलाए जा रहे हैं, और इसीलिए कल परभनी में एक बहुत अजीमुशान वक्फ कानून के खिलाफ, वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एक जलसे-आम भी हुआ है, और आज मालेगांव में खवातीन का एक प्रोग्राम होगा, और फिर कल जलसे-आम।
और बड़ी खबर प्रयागराज से हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। संभल जामा मस्जिद मामले में सुनवाई टल चुकी है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करते हुए चले, संभल जामा मस्जिद को लेकर के लगातार विवाद जारी और इसी बीच सुनवाई टलने को लेकर के ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई स्थगित कर दी गई है। मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका पर सुनवाई होनी थी, अगली सुनवाई 5 मई को होगी। मुस्लिम पक्ष ने रीजॉइंडर एफिडेविट दाखिल नहीं किया है। मस्जिद कमेटी ने सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की है। 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। चलिए अब रुक करेंगे दिल्ली की ओर, जहां पर 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को एनआईए मुख्यालय से पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया। अदालत ने उसे 11 अप्रैल को 18 दिन की हिरासत में भेज दिया है। एनआईए अब तहव्वुर राणा से हमले की साजिश, नेटवर्क और उससे जुड़े बाकी पहलुओं को लेकर गहन पूछताछ कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और तहव्वुर राणा को कई अहम जानकारियां जुटाने की कोशिश में जुटी हुई है ताकि तहव्वुर राणा से तमाम जानकारियों को निकाला जा सके। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया है। ओटीटी और सोशल मीडिया पर वयस्क सामग्री पर कोर्ट की चिंता रही। पेरेंट्स बच्चों को व्यस्त रखने के लिए मोबाइल दे देते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोर्ट की तरफ से देखा गया कि अश्लील सामग्री पर हस्तक्षेप को लेकर के उन्होंने चिंता जो है वो व्यक्त की है। ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना कार्यपालिका का काम है। केंद्र सरकार को ऐसे मामलों को देखने का निर्देश दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो दिल्ली से एक बड़ी राजनीतिक बैठक की खबर भी सामने आई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज 10 जनपद नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल के प्रतिनिधि मंडल के मुलाकात को लेकर के तस्वीरें साझा की। इस दौरान वैश्विक सहयोग, लोकतंत्र और साझेदारी के मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक को लेकर दोनों पक्षों में उत्साह देखा गया और इसे एक सकारात्मक संवाद के रूप में देखा जा रहा है। तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत कार्ड वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हर एक व्यक्ति जो 70 साल की उम्र से अधिक का है उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। केवल 2 चीजें चाहिए, पहली कि आप दिल्ली के निवासी हो और दूसरा आपके पास आधार कार्ड हो। आपका पंजीकरण आज से दिल्ली में शुरू हो गया है। तुरंत ये कार्ड बनते ही आप दिल्ली के और देश भर के इस योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों में अपना इलाज करवा पाएंगे। इस योजना के लिए आप सभी को बधाई। महिला पुरुष हर एक व्यक्ति जो 70 साल से ऊपर की उम्र का है उसको इसका लाभ मिलेगा। ये इस योजना की खूबसूरती है। इसीलिए आपने देखा जब हमने कार्ड बांटे तो एक रेडी चलाने वाला बुजुर्ग भी आया और एक बैंक से रिटायर्ड व्यक्ति भी आया। हर वर्ग के लोग, चाहे वो BMW गाड़ी से भी नीचे उतरे और चाहे अपनी साइकिल से चलता चला जा रहा वो मुसाफिर भी है। केवल 2 चीजें चाहिए, एक आप दिल्ली के निवासी हो और दूसरा आपके पास आधार कार्ड हो। केवल 2 चीजें और कुछ नहीं चाहिए। महिला पुरुष हर एक व्यक्ति जो 70 साल से ऊपर की उम्र का है उसको इसका लाभ मिलेगा। ये इस योजना की खूबसूरती है। इसीलिए आपने देखा जब हमने कार्ड बांटे तो एक रेडी चलाने वाला बुजुर्ग भी आया और एक बैंक से रिटायर्ड व्यक्ति भी आया। हर वर्ग के लोग, चाहे वो BMW गाड़ी से भी नीचे उतरे और चाहे अपनी साइकिल से चलता
तो लखीसराय के कवैया रोड स्थित शिवम मैरिज हॉल में भामा शाह जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। साहू समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो, भामा शाह विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष नरेश साव, ऑल इंडिया तेली महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष मुकेश नंदन समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि तेली समाज ने हमेशा सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। इस मौके पर बीटेक की छात्रा साक्षी कुमारी समेत कई परीक्षाओं में सफल प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में नेताओं ने साहू समाज से आगामी विधानसभा चुनावों में एकजुट होकर एनडीए को समर्थन देने की अपील की और भामा शाह के आदेशों पर चलने का संकल्प दोहराया। चलिए रुक करेंगे अब गिरिडीह की ओर, जहां के बगोदर प्रखंड से विदेश में काम के लिए गए 5 मजदूरों के अपहरण की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक चंद्रिका महतो, राजू महतो, फलजीत महतो, संजय महतो और उत्तम महतो, ये सभी कल्पतरू ट्रांसमिशन कंपनी के तहत साउथ अफ्रीका के नाइजीरिया में ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। शुक्रवार को काम के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने इन मजदूरों का अपहरण कर लिया। रविवार को जब परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। प्रवासी मजदूर के हित में काम करने वाले सिकंदर अली ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इन मजदूरों को सकुशल चरमपंथियों के चंगुल से छुड़ाया जाए और परिवारों को राहत दी जाए। मेरा पति संजय महतो विदेश काम करने गए थे। शुक्रवार 10-11 बजे बात हुआ था, उसके बाद से बात नहीं हो रहा है। हम लोग काफ़ी चिंतित हैं और सुना में आया कि उन लोग किडनैप हो गए हैं। सरकार से निवेदन है कि उन लोग को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। मेरे चचेरा भाई फलजीत कुमार महतो, जो ग्राम दंदलो थाना बगोदर के रहने वाले हैं, वो पिछले साल जनवरी 2024 में अपने देश भारत से साउथ अफ्रीका के देश नाइजीरिया काम करने के लिए गए हुए थे। उनका 25 अप्रैल 2025 को उन लोगों का हम लोगों से लास्ट बात हुआ है। उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, फ़ोन नहीं लग रहा है। उनके साथ गए हुए साथियों से पता चला है कि काम करने के दौरान वहाँ कुछ बाइक से कुछ गुंडे आए और उन लोगों को किडनैप करके ले गए हुए हैं। दुंदला गांव के 4 प्रवासी मजदूर फलजीत महतो, राजू महतो, संजय महतो, चंद्रिका महतो साउथ अफ्रीका नाइजर देश, एक साउथ अफ्रीका के अंदर नाइजर देश है, वहाँ पर काम करने गए थे प्रवासी मजदूर के तौर पर। और एक बगोदर प्रखंड अंतर्गत मुंड्रो पंचायत के उत्तम महतो थे। इन 5 को परसों से ही। चलिए रुक करेंगे धनबाद की ओर, जहां से एक खबर सामने आ रही है। अवैध लॉटरी कारोबार का जाल लगातार फैलता जा रहा है। झरिया से विधायक आरूप चटर्जी ने झारखंड सरकार से मांग की है कि ऐसे अवैध कारोबार में लिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि झारखंड और खासकर धनबाद जिले में खुलेआम लॉटरी बिक रही है, जो चिंता का विषय है। इस पूरे अवैध कारोबार में सबसे बड़ा नाम सामने आया है पवन झुंझुनवाला का, जो बिहार के डेहरी ऑन सोन का रहने वाला है। पवन झुंझुनवाला पिछले 1.5 दशक से धनबाद में लॉटरी का किंग बना हुआ है। उसका नेटवर्क बिहार से लेकर बंगाल तक फैला हुआ है। धनबाद में पवन का सबसे करीबी कुलदीप अग्रवाल बताया जा रहा है, जो हाल के दिनों में अवैध लॉटरी कारोबार से करोड़ों की संपत्ति बना चुका है। कुलदीप खुद का ब्रांड भी चला रहा है और पवन के नाम पर अब लॉटरी बेच रहा है। बताया जा रहा है कि पवन झुंझुनवाला का नेटवर्क झरिया, बलियापुर, सिंदरी, निरसा और कतरास जैसे इलाकों तक फैला हुआ है। जानकारी के मुताबिक पवन झुंझुनवाला की सेटिंग कई राज्यों में सक्रिय लॉटरी कारोबारियों से भी है और वो लॉटरी के परिणामों में हेरफेर करने तक की क्षमता रखता है। फिलहाल पूरे इलाके में इस अवैध कारोबार को लेकर नाराजगी बढ़ रही है और अब कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है। चौका थाना क्षेत्र के तलग्राम गांव से एक हाल ही में विवाद सामने आया और ये विवाद तुल पकड़ने लग गया है। ये विवाद इसलिए तुल पकड़ रहा है क्योंकि जब कुछ दबंग लोगों ने सरकारी सड़क को घेर लिया और बालीडीह गांव के लोगों के लिए प्रवेश पर रोक लगा दी।
इस विवाद की शुरुआत एक मामूली घटना से हुई थी, जब तुलग्राम की महिलाएं जंगल में पियाल फल तोड़ने गई थी और बालीडीह के कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद तुलग्राम के दबंग लोगों ने अपनी ही तरह के नियम बनाए और सरकार की तरफ से सड़क को बंद कर दिया गया, जिससे बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होने लग गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और चौका पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सड़क को खोल दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। प्रशासन का प्रयास है कि दोनों गांवों के बीच बढ़ते तनाव को कम किया जाए और शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए। चौका पुलिस ने ग्रामीणों से बातचीत करते हुए स्थिति को शांत रखने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उदगीर तालुका के सावित्रीबाई फूले बालिका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। शिक्षिका वर्षा माधव मरे की नियुक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर की गई है, जिससे सरकार को गुमराह किया गया। इस गंभीर आरोप को लातूर शिक्षा विभाग के भ्रष्ट आचरण को उजागर करने वाले शिक्षक किरण मुरलीधर दंडीमे ने मीडिया से बातचीत में रखा। किरण मुरलीधर दंडीमे, जो स्वयं इतिहास और सामाजिक अध्ययन के शिक्षक रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि लातूर शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों ने मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और वर्षा माधव मरे की अवैध नियुक्ति कर दी गई। उन्होंने कहा कि ये पूरी घटना सरकार के खिलाफ एक धोखाधड़ी है, जिसमें संस्था के अध्यक्ष, सचिव, हेडमास्टर और कुछ अधिकारी भी शामिल है। किरण दंडीमे ने इस घोटाले के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि शिक्षा विभाग ने इस मामले में सिर्फ बयान जारी किए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उनका कहना है कि इस मामले में दोषी सभी लोगों और अधिकारियों के खिलाफ जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। ये घटना शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है और स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मुद्दे की जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए, ताकि ऐसे मामलों पर काबू पाया जा सके। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।